हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज नीट के केमिस्ट्री कंसेप्ट को और स्ट्रांग करते हुए कोऑर्डिनेशन चैप्टर से मैं 10 और क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को कितना स्ट्रांग करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए कई कंसेप्ट को एक साथ लगाना पड़ता है, नीट हो, जेई हो, सीयूटी हो या अनदर एग्ज़ाम हो। तो आज वो 10 क्वेश्चन कौन से हैं और आप कितने क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पा रहे हैं, कितने को आपको गूगल करना पड़ रहा है और कितने को ढूंढने के लिए दिमाग खपाना पड़ता है। चलिए देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइनोकोबालामिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस मतलब जो 10 क्वेश्चन में से मैं लाया हूँ। तो आपको पता है इसमें आंसर पहले बता दूँ, कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट। चलिए अब इसमें से मैं पूछता हूँ, साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहते हैं। एक क्वेश्चन, पहला आंसर तो हो गया, इसका आंसर कोबाल्ट है। चलिए पहला आप क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है, तो आंसर है विटामिन B12। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम किस मैग्नीशियम जो मेटल है किस बायोमॉलिक्यूल के बनाने में सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करता है, तो ये आंसर है क्लोरोफिल। और उसी तरह से जैसे कोबालामिन है, कोबालामिन में कोबाल्ट है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। चार चार क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था? विटामिन B12। ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको शॉर्टकट कहते हैं EAN रूल। इनमें से कौन नहीं फॉलो करता? डज नॉट ओबे। तो आप जानते हैं ना कि EN रूल का मतलब क्या होता है। जो कंपाउंड रहता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किसके? नेक्स्ट नोबेल गैस के बराबर होना चाहिए। किसके? नोबेल गैस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल किसके बराबर हो जाएगा? नेक्स्ट जो भी रहे एलिमेंट मेटल रहेगा उसके नेक्स्ट आने वाले नोबेल गैस के यदि इक्विवेलेंट है तो EN को फॉलो कराएगा, नहीं बराबर होता है तो EN को रूल फॉलो नहीं करता है। तो चेक कर लीजिए, सबका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो दिक्कत जाएगी। तो देखिए यहाँ पर है टंगस्टन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 674। अब यहाँ लिगेंड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी संख्या कितनी है? 6। और एक लिगेंड कितना देता है? 2। कितने लिगेंड हैं? 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 74 और 12 हो जाएंगे 86। कितने हो जाएंगे? 86। तो 86 पे कौन सा नोबेल गैस है? रेडॉन। तो ये EN को फॉलो कर रहा है। दूसरा देखिए, मॉलिबेडनम और कोबाल्ट के साथ लिगेंड कम्प्लेक्स बनाया है। तो मॉलिबेडनम का कितना होता है? देखिए पहले एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो गड़बड़ा हो जाएगा हमारा। तो इसका होता है 42। और कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है? 12। संख्या इसकी 6 है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 देता है, तो 2 6 12। तो 12 और 42 कितना हो गया? 54। तो 54 पर कौन सा एलिमेंट है? जिनान। ठीक है, ये भी है, फॉलो कर रहा है। आपको कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है ये छांटना है। ठीक है ना। चलिए अगला है टेट्रा साइनो कॉपर 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 1 एनायन है। चलिए IUPAC नाम छोड़िए उसको, ये स्ट्रक्चर में। तो कॉपर का कितना होता है? 29। अब कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 में। तो एक निकाल दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैं एक निकल गया, +1 में है, क्योंकि साइनाइड का -1 होता है और इस पर -3 चार्ज है, तो जब निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो अब ये हो गया 29 में से एक निकल गया। अब प्लस कितना करेंगे? एक साइनाइड 2 देगा, 4 साइनाइड है तो 4 दूना 8। तो 29 में से एक निकल गया 28। 28 और 8 कितना हो गया? 36। 36 पे कौन सा है? क्रिप्टॉन, CR क्रिप्टॉन। तो ये भी फॉलो किया। तो ये पूछा है कि डज नॉट फॉलो, तो कौन नहीं फॉलो करेगा भैया? ये फॉलो नहीं करेगा वेनेडियम कोबाल्ट सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कम्प्लेक्सेज है, हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम। ये वेनेडियम कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना देगा? 12। टोटल कितना हो रहा है? 35। 35 पर ब्रोमीन है, कोई नोबेल गैस नहीं है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए? डज नॉट ओबे, ऑप्शन नंबर D, हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम EN को रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना।
तो कंसेप्चुअल है ना। डी ब्लॉक जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड, उसके बहुत ही क्वेश्चन क्या होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको कई क्वेश्चन इससे मिलेंगे, हालांकि हर चैप्टर से एक निश्चित क्वेश्चन बनता है, फिर भी चलिए अगला क्वेश्चन है फिर से जो थोड़ा हाई लेवल का है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन को आप भी इस लेवल पर मैं कहूँगा कि जैसे तैसे पढ़ लीजिए। थोड़ा सा लेवल आपको 12th के ऊपर जाना पड़ेगा तब ये टॉपिक मिलेगा आपको, फिर भी कोई बात नहीं। द मेटल आयन लाइकली टू डिस्प्ले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज। तो जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो कंडीशन आता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, वो कौन से मेटल में शो करता है? तो ये आपको याद रखना है, कॉपर का कम्प्लेक्स होता है, वो कॉपर 2+ आयन होता है, ठीक है। तो जिसमें एक्सेल बॉन्ड क्या होता है, पास आता है और मेटल के और दूर जाता है, ठीक है, जो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी इतना याद रखिए, कॉपर के ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFC विल बी हाईएस्ट फॉर। अभी 4 कंपाउंड के लिए CFC वैल्यू किसका सबसे अधिक है, कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम 3 में क्या है, ABC में 3 में कोबाल्ट है, और लिगेंड क्या हो रहा है, अमोनिया है, CHS है और फ्लोराइड है, और चौथा में मैग्नीज और वाटर है। तो आप जानिए क्या कंसेप्ट जानेंगे, जल्दी के लिए निकालना तो निकाल ही लेंगे, जल्दी के लिए आप देखिए कि सेंट्रल मेटल एटम सेम है, लिगेंड का बदलाव होना चाहिए। लिगेंड जितना हायर मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसका CFC वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इनमें अमोनिया, CHS और फ्लोराइड और H2O में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? तो आप जानते हैं ये CHS के बारे में तो आप जो ऑर्डर है उसमें नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। कैसा बनाएगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जो होता है और ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ऑक्टाहेड्रल का CFC वैल्यू ज़्यादा होता है, पहले ये जान लीजिए। तो ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा होता है, तो 3 तो ऑक्टाहेड्रल है, ACD ऑक्टाहेड्रल है, तो ये तो पहले ही कट गया टेट्राहेड्रल होने की वजह से। चलिए अब आते हैं कि ये अमोनिया, फ्लोरीन और H2O में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अमोनिया है। और यहाँ वाटर क्या है? वीक है। और फ्लोराइड क्या है? वीक है। तो यहाँ सबसे अधिक जो CFC वैल्यू होगा वो किसका होगा? A का, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड कैटायन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड कैटायन का सब CFC वैल्यू क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। और कितना होगा CFC वैल्यू, आप मुझे बताइए इसका कितना वैल्यू आएगी, क्योंकि जब d ऑर्बिटल टूटेगा T2G और EG में, तो T2G में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये क्या होगा, T2G में कितना होगा, 6 के 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 6 इसमें भर जाएंगे, तो इसका -0.24 डेल्टा O आएगा, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। ये EG वाला है, नीचे T2G है, ठीक। चलिए निकाल के देखिएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? A। पाँचों, हाँ, इस वैल्यू इस फार्मूले से आप निकालते हैं ना, तो T2G में -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, और 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 0, तो ये तो 0 हो गया टोटल। तो 6 चौके 24 -2.4, अच्छा मैंने 0.4 लिख दिया था, -2.4 डेल्टा O आएगा। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ मैं -0.24 कर दिया था, उसको -2.4 डेल्टा O आएगा आंसर इसका, CFC निकालेंगे तो, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स। इनमें से कौन टेट्राहेड्रल नहीं है? तो यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये वाला क्वेश्चन, अरे ये वाला एग्जांपल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 और टेट्रा क्लोराइडो निकिल सेकेंड एनायन और टेट्रासाइनो निकिल सेकेंड, सॉरी पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिल, ये तीनों आपके 12th लेवल में बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल में दिया गया है, कई बार इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से फिर बन गया है। तो ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है स्क्वायर प्लेनर? क्योंकि इसका ज्योमेट्री क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है DsP2, ठीक है। इसके बारे में ये
ये भी टेट्राहेड्रल होता है, ये भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि ये कॉपर है। पोटेशियम टेट्रासाइनो कॉपर, कॉपर फर्स्ट है, तो ये भी टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल नहीं पूछा है, नॉट ए टेट्राहेड्रल, तो ये है टेट्राहेड्रल, ये है टेट्राहेड्रल, ये है टेट्राहेड्रल, और ये है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, समझ में आया बात। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकल सेकेंड, ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, तो आंसर पाँचवें का क्या हो जाएगा, डी। ठीक, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल जो पढ़ लीजिए, फिर इसमें सुधार कर रहा हूँ। रेनियम क्लोरीन की संख्या 8 है 2 माइनस, और मॉलिब्डेनम 2 है, क्लोरीन 8 है 4 माइनस। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना कि थोड़ा सा लेवल से आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए। रेनियम 2 Cl8, जैसे हम मॉलिब्डेनम 2 Cl8 है, उस तरह से रेनियम 2 Cl8 2 माइनस और 4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। उसमें पूछ क्या रहा है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, तो ऑप्शन क्या क्या है, क्वाड्रपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप 3 तो बॉन्ड जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, लेकिन क्वाड्रपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि मेटल के बीच 4 बॉन्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रपल बॉन्ड। यानी इसमें क्या क्या चीज़ होता है, नया चीज़, कि इसमें 1 सिग्मा, 2 पाई और 1 डेल्टा क्या हो जाता है, 1 डेल्टा बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 डेल्टा बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रपल बॉन्ड। ठीक है, कैसा ज्योमेट्री होगी इसकी, ज्योमेट्री से मतलब नहीं है, बॉन्ड पूछ रहा है, तो आप इसको सीधा लिखिए, कैसा बनेगा, ऐसा कि रेनियम और रेनियम के बीच क्या होगा, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रपल बॉन्ड। ठीक है, जिसमें 1 सिग्मा, 2 पाई, 1 डेल्टा। उसी तरह से यहाँ पर मॉलिब्डेनम रखेंगे तो मॉलिब्डेनम के लिए हो जाएगा, बस ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में सेंट्रल मेटल का अलग होगा। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन एन एक्ट्राइडल क्रिस्टल फील्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉजेजिंग द हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फिर से आ गया CFC वैल्यू निकालने के लिए, हाईएस्ट वैल्यू किसका होगा, कौन कौन सा दिया है इस एग्जाम्पल में, T2G कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, T2G में 6 और Eg में 1, T2G में 6, Eg में 2, तो सबसे अधिक CFC वैल्यू किसका आएगा। तो आपको पता है ना कि इसमें क्या बोल रहा है, CFC वैल्यू निकालेंगे, तो आप अभी फार्मूला देखे हैं ना, कौन सा, कि जितना T2G में इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि Eg स्टेबलाइज करता है, और T2G स्टेबलाइज करेगा और Eg डिस्टेबलाइज करता है जब वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगा, तो टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल फील्ड पूछा है, इसमें क्या पूछा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो इस क्लियर कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा किस में इलेक्ट्रॉन है, T2G में होना चाहिए, तो T2G में 3 वाला है, T2G में 6 वाला है, और T2G में 6 है लेकिन Eg में 1 है, तो इसमें 1 घट जाएगा, कम हो जाएगा, और Eg में 2 है और घट जाएगा। तो सबसे स्टेबलाइज जो CFC वैल्यू रहेगी वो T2G 6 की रहेगी, क्योंकि Eg क्या रहेगा इसका 0, तो माइनस कितना आएगा, 2.4 डेल्टा O वैल्यू आएगी, सबसे हाईएस्ट आएगी। तो इसी से मिलता जुलता एक पहला क्वेश्चन आप कर चुके थे, तो आंसर समझ में आ गया कि सबसे अधिक CFC वैल्यू T2G 6 की रहेगी। ठीक है, निकाल के चेक कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल, इस बात पर आपको कैलकुलेशन करना सीखना होगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है कि T2G में जितना उसका वैल्यू और उसका T2G में इलेक्ट्रॉन और वैल्यू Eg में इलेक्ट्रॉन, दोनों को माइनस साइन सहित मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे और डेल्टा O उसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट ऑन डिजॉल्विंग इन एक्सेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड फॉर्म्स। तो कॉपर सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ यदि ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या कंपाउंड बनाएगा। तो आपको अभी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई डिफरेंट कंपटीशन में ये क्वेश्चन कई बार सामने से गुजरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कॉपर टेट्रासाइनो कॉपर फर्स्ट। ठीक है, कॉपर फर्स्ट, ये 3 माइनस है, या इसके बदले कभी कभी ऐसा लिख देते 3 माइनस न लिख कर यहाँ पर
यहाँ पर जो चार्ज है ना लिख कर यहाँ लिख देता है क्या, K3 Cu Cn होल 4, यानी चार्ज न लिख कर पोटेशियम के रूप में दे देता है। तो ये भी वही फॉर्म है, बस ये पोटेशियम को हटा कर दिखाया, नेगेटिव चार्ज के रूप में कॉम्प्लेक्स पे दिखाया है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम यहाँ रहेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि कॉपर 1+ में रहेगा और इसका जो कंपाउंड बनेगा वो कॉपर फर्स्ट वाला बनेगा, न कि सेकंड वाला। इसमें कॉपर क्या है, सेकंड है, और इसमें फर्स्ट है। तो ये दोनों आयनिक हैं। ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेशन है जिसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 9वां क्वेश्चन है, फिर से इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन का। द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ओ CFC वैल्यू यानी CFC क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, P फॉर पेयरिंग एनर्जी फॉर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा कंडीशन सही है, तो देखिए और बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डेल्टा ओ का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, लो स्पिन, यानी कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और जब ये डेल्टा ओ तो आंसर पहले बता दूं इसका सही होगा ए। अब इसमें और एडिशनल चीज़ जोड़ रहा हूँ मैं। जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इसको हाई स्पिन होगा। कंडीशन क्या होगा, हाई स्पिन। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो पेयर नहीं हो पाएंगे, पेयरिंग नहीं हो पाएगा तो हाई स्पिन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और पेयरिंग एनर्जी कम होगा और डेल्टा ओ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेयर होंगे और लिगेंड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यानी लिगेंड स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग हो जाएगा तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं लो स्पिन। और यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो पेयर नहीं हो पाएगा, तो अनपेयर ज़्यादा होगा, अनपेयर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और वो कब होगा, जब लिगेंड वीक होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए 9वां के बाद 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या गजब क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो करेगा, तो जिसमें कायरलिटी नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये कोबाल्ट EN क्या है, इथेन 1,2 डाइमीन डाइडेंडेट लिगेंड है। तो ये इसमें कायरल मेटल होगा तो ये शो करेगा। इसमें भी सिस वाला कंडीशन, जो ये ट्रांस और सिस दोनों बनेगा कोबाल्ट के, EN और क्लोराइड 2 लिगेंड है ना, तो ये भी बनाएगा, मतलब सिस वाला इसका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर देखिए ये जो कोबाल्ट के साथ 3 अमोनिया 3 क्लोरीन है, तो इसके जो मेरिडोनियन और फेसियल कम्प्लेक्स बनेंगे उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। क्या नहीं शो होगा, नहीं शो करेगा। और अगला जो है EnNH3 का होल ट्वाइस Cl2 है, इसमें भी आपके कायरलिटी मिलेगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जिसमें कायरलिटी मिलेगा उसमें शो करेगा। कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl3, ये इसमें कायरलिटी नहीं मिलेगा इसलिए। और डैश ट्यूमर्स मतलब अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। क्लियर है, तो सीधा आंसर ये सी वाला है। ये कायरलिटी रखेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जबकि आंसर पूछा है कि डज नॉट शो, तो ये नहीं शो करेगा। ठीक, तो ये थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके नीट के लिए, क्या अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए। आप वीडियो को डॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जय हिंद जय भारत।